नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए हम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रशासकीय प्रतिवेदन 2024-25 पे चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम स्वच्छ भारत मिशन पे चर्चा कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन में दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि कैसे हम शौचालय का निर्माण किया जाता है, शौचालय के लिए राशि क्या है। ये दो फेज में चलाया गया था, एक 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक फर्स्ट फेज है। दूसरा फेज दोस्तों 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक यह स्वच्छ भारत मिशन चला। राइट। स्वच्छ भारत मिशन में दोस्तों केवल शौचालय का निर्माण करना नहीं है। हम एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो केवल शौचालय का निर्माण कर दिए तो यह स्वच्छ भारत नहीं कहलाएगा। शौचालय के निर्माण के साथ साथ लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, लोगों के व्यवहार में चेंज करने की आवश्यकता है। राइट। यदि हम लोगों के व्यवहार में चेंज करते हैं तो हम स्वच्छता की ओर आगे बढ़ पाएंगे। इसके साथ साथ हमारे दोस्तों घरेलू क्षेत्र में कुछ कूड़ा करकट होते हैं, कुछ अपशिष्ट होते हैं। ये अपशिष्ट ठोस भी हो सकते हैं, ये अपशिष्ट तरल रूप में भी हो सकते हैं। तो इन अपशिष्टों का हमें सही से प्रबंधन करना पड़ेगा। जब प्रबंधन करेंगे तो इसके लिए कुछ तकनीकी सहायता की भी आवश्यकता होगी, तभी तो हम अच्छे से मैनेजमेंट कर पाएंगे इन अपशिष्टों का। तब जाकर दोस्तों हम स्वच्छ भारत को अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। तो इस सेक्शन में आने से पहले कुछ चीजों को मैं फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं समझा दूं। ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र दोस्तों, है ना, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, जो अपशिष्ट होते हैं, मैं तो यहाँ खास करके मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूंगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो जो अपशिष्ट होते हैं, अपशिष्ट ये दो तरह से हो सकते हैं जी। एक ठोस अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट हो सकते हैं। एक होते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चों, एक होते हैं तरल अपशिष्ट, तरल अपशिष्ट होते हैं। एक ठोस अपशिष्ट हो सकते हैं और दूसरा तरल अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट में दोस्तों एक हो सकता है क्या, जैविक अपशिष्ट हो सकता है, जैविक अपशिष्ट, अपशिष्ट हो सकता है। दूसरा आपका अजैविक अपशिष्ट हो सकता है, अजैविक, अजैविक अपशिष्ट। ठीक। ठोस अपशिष्ट में एक आपका जैविक बायोलॉजिकल, एक दोस्तों अजैविक अपशिष्ट हो सकते हैं। जैविक अपशिष्ट क्या हो सकते हैं, तो जो हमारे रसोई से निकलते हैं जी। जैसे रसोई में क्या होते हैं, तो रसोई में मेरे प्यारे बच्चों सब्जी का छिलका हो गया, सब्जी का छिलका, सब्जी का छिलका जैविक अपशिष्ट है। रसोई से निकलने वाला जो अपशिष्ट है तो सब्जी का छिलका हो गया, या चाय कॉफी के बचे अवशेष हो गए, चाय कॉफी के बचे अवशेष, चाय कॉफी के बचे अवशेष। तो हमारे किचन से क्या क्या नहीं कर सकते हैं, तो सब्जी का छिलका हो गया, कुछ भी चीज हो गया, चाय कॉफी के कोई अवशेष बचे हैं, कोई फल के अवशेष बचे हैं, तो ये क्या होते हैं, ये जैविक अपशिष्ट होते हैं, ये ठोस अपशिष्ट हैं। ठीक। तो इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, जैविक जो अपशिष्ट है इसका प्रबंधन कैसे करेंगे, तो इसको दोस्तों एक जैविक प्रक्रिया से गुजारेंगे, बायोलॉजिकल प्रोसेस से गुजारेंगे। इसे बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब इसका कंपोस्टिंग करेंगे, कंपोस्टिंग, ताकि इसको खाद में कन्वर्ट किया जा सके। इसे दोस्तों बायोलॉजिकल प्रोसेस से कंपोस्टिंग के द्वारा इसे खाद में कन्वर्ट कर देंगे। किसमें, खाद में, जो दोस्तों हमारे बागवानी फसल के सिंचाई, बागवानी फसल के लिए या खेतों के लिए क्या हो सकता है, रीयूज हो सकता है, उपयोग हो सकता है, जिससे हमारी मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी और उत्पादकता में भी क्या होगी, वृद्धि होगी।
तो जैविक अपशिष्ट को खाद में कन्वर्ट किया जा सकता है कंपोस्टिंग के माध्यम से। ये रहा दोस्तों आपके ठोस अपशिष्ट में से जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों अजैविक अपशिष्ट भी होते हैं। अजैविक अपशिष्ट में क्या क्या हो सकते हैं, तो दोस्तों इसका प्लास्टिक हो गया। अजैविक अपशिष्ट में क्या, प्लास्टिक हो गया। गांव में दोस्तों हमको कांच दिखते हैं, कांच, प्लास्टिक, कांच। जैसे गांव ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा कांच, शराब का बोतल दिखाई देता है। शराब का बोतल, कांच, शीशी, समझ में आ रहा है ना जी। बोतल शराब का, दारू भट्टी वाला, देसी, समझ में आ रहा है ना, देसी ठर्रा का जो बोतल होता है वो। तो प्लास्टिक, कांच हो गया, कागज हो गया, ये क्या है, अजैविक अपशिष्ट है। कांच, कागज, या कोई धातु हो सकता है, कोई धातु। ये दोस्तों ठोस अपशिष्ट है, लेकिन कैसा प्रकार के, अजैविक। इसे खाद में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसे कंपोस्टिंग नहीं किया जा सकता। तो ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होगा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो महिला होते हैं इसको क्या करेंगे, कलेक्ट कर सकते हैं, संग्रहण कर सकते हैं। संग्रहण करके दोस्तों इसको बेच सकते हैं, विक्रय कर सकते हैं। संग्रहण करके इसको क्या कर सकते हैं, विक्रय करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में विक्रय करेंगे, जो राशि मिलेगा, पैसा मिलेगा, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मानदेय के लिए हो सकता है, मानदेय राशि देने के लिए हो सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। उस राशि का दोस्तों डस्टबिन खरीदने में भी प्रयोग किया जा सकता है। क्या, तो डस्टबिन खरीदने में भी प्रयोग किया जा सकता है उस राशि का। यह रहा दोस्तों आपका ठोस अपशिष्ट में जैविक अपशिष्ट, अजैविक अपशिष्ट का कैसे ग्रामीण क्षेत्र में प्रबंधन किया जा सकता है। वैसे इसको प्रबंधन के लिए कुछ प्लांट भी लगाया जा सकता है, आगे हम पढ़ेंगे। इसे प्लांट के माध्यम से दोस्तों कुछ ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है। तरल अपशिष्ट दोस्तों क्या होते हैं, तो हमारे घर से दोस्तों जैसे बर्तन साफ किए, कपड़ा धोए, तो उसमें से जो पानी निकलता है ना, ये तरल अपशिष्ट है। जैसे हम नहाए साबुन से, इसे ग्रे वाटर कहा जाता है। तो तरल अपशिष्ट में क्या होते हैं, जैसे ग्रे वाटर, ग्रे वाटर। ग्रे वाटर क्या है, तो तरल अपशिष्ट होता है। जैसे हम नहाने से, कपड़ा धोने से, बर्तन धोने से जो वाटर निकलता है दोस्तों वही ग्रे वाटर है। और ग्रे वाटर क्या है दोस्तों, तरल अपशिष्ट है। मल मूत्र जो होते हैं दोस्तों ये भी तरल अपशिष्ट में ही आते हैं। ठीक, तो इसे भी दोस्तों रेट्रोफिटिंग के माध्यम से, है ना, रेट्रोफिटिंग के माध्यम से इन सब अपशिष्ट को, मल मूत्र लिख देता हूं, मल मूत्र, मल मूत्र के जो पानी होते हैं इसे ब्लैक वाटर कहते हैं, ब्लैक वाटर कहते हैं, ब्लैक वाटर। तो ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर को क्या किया जा सकता है दोस्तों, रेट्रोफिटिंग के माध्यम से या स्लज प्रबंधन के माध्यम से। इसे पीने योग्य तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन खेतों में, बागवानी फसलों में दोस्तों सिंचाई के लिए इसे प्रयोग किया जा सकता है, इसे ट्रीटमेंट करके। तो ऐसे वाटर का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ट्रीटमेंट करके इसका सिंचाई में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, तो यह दोस्तों हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो ठोस एवं तरल अपशिष्ट होते हैं इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, फ्लो चार्ट के माध्यम से मोटे तौर पे आपको मैं बताया। अब इसका थ्योरी सेक्शन हम पढ़ते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट का कैसे निपटान किया जाता है, उस निपटान को हम पढ़ने वाले हैं। तो चूंकि दोस्तों इसका निपटान करेंगे तब हमारा स्वच्छ भारत मिशन का जो सपना साकार होगा, अदरवाइज नहीं। ऐसा नहीं कि शौचालय बना दिए और स्वच्छ भारत मिशन का सपना साकार हो गया, तो ऐसा नहीं है। तो इन अपशिष्टों का भी निदान करना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए इसी कड़ी में हम समझते हैं क्या निपटान को। देखिए अब यहां ठोस एवं तरल अपशिष्ट का प्रबंधन टॉपिक दिया हुआ है। पहला है ठोस एवं, देखिए ठोस एवं तरल अपशिष्टों का प्रबंधन। ठीक, मोटे तौर पर तो मैं बता दिया। अब इसे हमारा जो प्रशासकीय प्रतिवेदन में जो लिखा है उन चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ सुंदर परिवेश के विकास के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर विस्तृत योजना के साथ कार्य किया जा रहा है। तो दोस्तों इस मिशन के तहत दूसरे चरण में खास करके ठोस एवं तरल अपशिष्टों के निदान में कार्य किया जा रहा है जी। ठीक, विस्तृत योजना के साथ कार्य किया जा रहा है। ठीक, प्रदेश की रणनीति के अनुसार घरों एवं सामुदायिक स्तर पर, मैं घरों की बात करूं या सामुदायिक स्तर की बात करूं, तो ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों घर के स्तर पर भी सामुदायिक स्तर पर उत्पादित होने वाले कूड़े कचरे, जो भी उत्पादित होने वाले कूड़े कचरे, क्या क्या कूड़े कचरे हो सकते हैं, तो वही कागज हो सकता है, कांच हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, सब्जी के छिलके हो सकते हैं, कोई भी अपशिष्ट हमारे घर से निकलते हैं। हमारे घर से जो अपशिष्ट निकलते हैं ठोस भी होते हैं, तरल भी होते हैं, ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर, ये सब अपशिष्ट हैं। ठीक, एवं गंदे पानी का निपटारा विकेंद्रीकरण पद्धति मतलब इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है, DEWAT, क्या बोला जाता है इसे, DEWAT कहा जाता है। DE का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड, WA का मतलब होता है वेस्ट वाटर और T होता है ट्रीटमेंट। तो विकेंद्रीकरण पद्धति एक प्रकार के इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट इसलिए किया जाता है ताकि उसका हम रीयूज कर सके, उसका पुनः उपयोग किया जा सके। उन अपशिष्टों का पुनः उपयोग करने के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक, पद्धति से घरेलू एवं स्रोत के स्तर पर ही किए जाने वाले प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसा ठोस अपशिष्ट जिसका निपटारा घरेलू एवं संस्थागत स्तर पर नहीं हो पाता, उसका प्रबंधन पंचायतों में निर्मित संग्रहण केंद्रों में, अब पंचायतों में क्या एक संग्रहण केंद्र बना देंगे उसके निपटारा के लिए, निपटान के लिए। संग्रहण केंद्रों में स्व सहायता समूहों के स्वच्छाग्राही समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। जैसे दोस्तों कांच हो गया, कागज हो गया, कोई धातु हो गया, प्लास्टिक हो गया, इसका तो हम ग्रामीण क्षेत्र में निपटान नहीं कर सकते, उसके लिए क्या करते हैं, एक संग्रहण केंद्र बना देंगे। अब इसको कलेक्ट करने का काम कौन करेगा, तो स्व सहायता समूह करेगा। स्वच्छाग्राही समूह के माध्यम से किया जा रहा है। गांव में निकलने वाले जैविक कचरे मतलब आप सभी जानते हैं, गांव सब्जी के छिलके बता चुका हूं। जैविक कचरे का निपटारा घर के स्तर पर ही घरेलू नाडेप पिट, नाडेप एक प्रकार का गड्ढा घुरवा जी, तो नाडेप, घरेलू नाडेप पिट वर्मी कंपोस्टिंग के माध्यम से करने हेतु समुदाय को प्रेरित किया जाता है। तो समुदाय को प्रेरित किया जाता है कि जो हमारे घर में जैविक कचरे निकलते हैं उसको गड्ढा बनाकर उसमें दोस्तों वर्मी कंपोस्टिंग के माध्यम से उसे खाद में कन्वर्ट किया जा सके। खाद में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे खेतों के लिए क्या हो जाएगा, उपयोगी हो जाएगा, प्रेरित किया जाता है। ठीक, घरेलू नाडेप पिट एवं वर्मी कंपोस्टिंग का निर्माण मनरेगा योजना। अब ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों अब उस कचरा को ले जाएंगे, जैविक कचरा को, तो उसके लिए नाडेप पिट का निर्माण करना पड़ेगा। नाडेप पिट और वर्मी कंपोस्टिंग का भी निर्माण करना पड़ेगा। कंपोस्टिंग करेंगे तो उसका कंपोस्ट का निर्माण करना पड़ेगा। तो इसके लिए कैसे निर्माण किया जा रहा है, तो मनरेगा योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। तो नाडेप पिट या वर्मी कंपोस्टिंग का जो निर्माण है ये मनरेगा योजना के तहत किया जाता है। ठीक, स्वच्छाग्राही समूह की महिलाएं, अब ठोस अपशिष्टों की बात हो रही है, तो जो स्वच्छाग्राही होते हैं, स्व सहायता समूह की जो महिलाएं होती हैं, ठोस अपशिष्ट मतलब वही कांच, कागज, प्लास्टिक या धातु, ठोस अपशिष्टों को सर्वप्रथम जैविक एवं अजैविक वर्गों में पृथककृत करते हुए, अब इसको ना जैविक एवं अजैविक घटकों में, कंपोनेंट में इसको पृथक करते हुए जैविक अपशिष्टों को, अब जो जैविक अपशिष्ट निकले उसको नाडेप वर्मी कंपोस्टिंग कर देंगे, खाद में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे माध्यमों से खाद में परिवर्तित करती है। अजैविक कचरे को कचरे के प्रकार के अनुसार, अजैविक कचरे के प्रकार के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाता है एवं इस प्रकार विभिन्न श्रेणियों में एकत्रित कचरे को कबाड़ी वाले को बेच दिया जाता है। अब सीसी हो गया, कागज हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब चीज को दोस्तों एकत्रित करके इन महिलाओं के द्वारा कबाड़ी वाले को क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार सृजित आय, अब बेचेंगे तो कुछ आय सृजित होगा, तो सृजित आय से घरों, दुकानों
एवं अन्य स्थानों से कचरे के संग्रहण हेतु लिए गए शुल्क से स्वच्छाग्रही समूह की दीदियों के मानदेय की पूर्ति होती है। तो इसकी मानदेय पूर्ति के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है, या डस्टबिन खरीदने में भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। अपशिष्ट जल के निपटारे हेतु परिवारों एवं समुदायों को बागवानी, सोख्ता गड्ढा, एक प्रकार का गड्ढा जी, गड्ढा खन दिए, गड्ढा कोड़ दिए, अब उसमें खाद को डाल देंगे तो उसमें कोई पानी होता है और रिस्क जमीन के अंदर चला जाता है, कोई खाद में, सूखा खाद में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो सोख्ता गड्ढा जैसे स्रोत के स्तर पर ही निपटारे के माध्यमों को अपनाया जाने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसा धूसर जल, मतलब ग्रे वाटर ना, धूसर जल मतलब ग्रे वाटर, मतलब हमारे जो नहाने से जो जल निकलता है, कपड़ा धोने से, बर्तन धोने से जो जल निकलता है उसी को ग्रे वाटर, धूसर जल कहा जाता है। तो धूसर जल जिसका निपटारा स्रोत के स्तर पर नहीं हो पाता, उसके निपटारे हेतु वेस्ट स्टेबिलाईजेशन पॉन्ड बनाकर, वेस्ट स्टेबिलाईजेशन पॉन्ड के माध्यम से एक तालाब का निर्माण किया जाता है, उसके लिए वेस्ट। दूसरा DEWAT सिस्टम, अभी क्या है, पद्धति है, सिस्टम, इसके माध्यम से ट्रीटमेंट किया जाता है उसका। ठीक, DEWAT सिस्टम जैसी पद्धतियों का प्रयोग किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के 16,271 ग्राम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन युक्त हो चुके हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में, मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है ये डाटा को, 16,271 ग्राम ऐसे हैं जो ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन कर रहे हैं। ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन कर रहे हैं, कितने ग्राम है हमारे छत्तीसगढ़ में? तो 16,271 ग्राम है जो ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन कर रहे हैं। ठीक, ये डेटा आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। अब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये प्लास्टिक दिखाई दे रहा है, अब इसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है? इसके लिए कुछ अभियान चलाया जा सकता है जी, जागरूक करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों सभी को। देखिए, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक की बढ़ती पहुंच से प्लास्टिक कचरे के निपटान की समस्या के दृष्टिगत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण घटक है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 3 मुख्य बिंदुओं पर कार्य किया जाना है। प्लास्टिक जो वेस्ट होते हैं, पॉलीथीन होते हैं, इसका अगर मैनेजमेंट करना है तो 3 बिंदुओं पर दोस्तों हमको कार्य करने की आवश्यकता है। कितने बिंदुओं पर? 3 बिंदुओं पर दोस्तों कार्य करने की आवश्यकता है। क्या क्या? एक, जागरूकता सृजन, जागरूकता कैंप लगाया जा सकता है। कैसे जागरूकता? देखिए, प्लास्टिक के उपयोग को सीमित किए जाने, प्लास्टिक के उपयोग को सीमित करना है तो सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को, जो सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं, इसके प्रयोग को हतोत्साहित किए जाने, मतलब उसको प्रोत्साहित नहीं करना, उसको हतोत्साहित करना है कि इसका प्रयोग नहीं करना है, हतोत्साहित किए जाने एवं प्लास्टिक कचरे के सही निपटारे के प्रति समुदाय में जागरूकता सृजन का कार्य किया जा रहा है। तो समुदाय में दोस्तों जागरूकता सृजन का कार्य किया जा रहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। ठीक ना, इसका निपटान कैसे किया जाए, इसके बारे में दोस्तों लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मैं पहले ही लेक्चर में बताया था कि यदि हम स्वच्छ भारत मिशन को अचीव करना चाहते हैं तो लोगों के व्यवहार में चेंज करना पड़ेगा, लोगों के बिहेवियर में चेंज करना पड़ेगा। उसको दोस्तों जागरूकता की आवश्यकता है, जागरूक करना पड़ेगा। एक बार जाग गए तो सोएंगे नहीं। ठीक है ना। प्रबंधन, दूसरा देखिए, प्रबंधन मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन हेतु विकास खंड के स्तर पर प्लास्टिक प्रबंधन इकाइयों की स्थापना का प्रावधान है। तो विकास खंड स्तर पर दोस्तों प्लास्टिक प्रबंधन इकाइयों की स्थापना का प्रावधान है। मतलब प्लास्टिक जो वेस्ट होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, इसके प्रबंधन के लिए ना विकास खंड स्तर पे इकाइयां काम कर रही है, यूनिट कार्य कर रही है, ताकि इसका मैनेजमेंट किया जा सके विकास खंड स्तर पे। ठीक, इस हेतु प्रति इकाई 16 लाख रुपए की लागत का प्रावधान किया गया है। अब इसके निपटान के लिए जो यूनिट बनाना है ना, ठोस अपशिष्ट के प्लास्टिक के निपटान के लिए जो यूनिट बनाया जाता है, जो इन कचरों का निपटान करता है, उसके लिए दोस्तों 16 लाख रुपए की लागत का प्रावधान किया गया है। यूनिट बनाने के लिए 16 लाख रुपए की लागत का प्रावधान किया गया है।
16 लाख के दोस्तों कोई प्लांट बना सकते हैं ताकि उन प्लास्टिकों का निपटान किया जा सके, ठीक ना, किया गया है। पंचायतों से निकलने वाले प्लास्टिक कचरे को एकत्र किया जाकर इन प्लास्टिक प्रबंधन इकाइयों के माध्यम से इनकी श्रेडिंग बेलिंग किया जाकर इनका श्रेडिंग किया जाता है, बेलिंग किया जाता है, क्या इन्हें पुनः चक्रण के लिए रिसाइकलिंग के लिए बड़ी इकाइयों को प्रेषित कर दिया जाता है। अब ये प्लास्टिक को रिसाइकलिंग में कन्वर्ट करना, जिसको बड़ी इकाइयों को बड़े प्लांट को भेज दिया जाता है। प्लास्टिक कचरे को सीमेंट फैक्ट्री की भट्टी में ईंधन के तौर पर उपयोग किए जाने, अभी प्लास्टिक कचरे को दोस्तों सीमेंट के जो भट्टी होते हैं, सीमेंट के भट्टी में दोस्तों इसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। क्या रूप में? तो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। एवं सड़कों के निर्माण के दौरान बिट प्लास्ट के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो सड़क जब निर्माण होते हैं दोस्तों तो बिट प्लास्ट के रूप में इसका क्या किया जा सकता है? प्रयोग किया जा सकता है। बिट प्लास्ट के रूप में किया जाना भी एक प्रकार का अच्छा प्रावधान है। तो समझ में आ गया कि जो प्लास्टिक इसका निपटान कैसे किया जा सकता है। तो विकास खंड स्तर पे एक यूनिट बनाया जाता है जो इसका निपटान करता है, एक प्रकार का प्लांट है। एक बड़ा प्लांट बनाया जाता है, वहां प्रेषित किया जा सकता है। या दोस्तों इसको रिसाइकलिंग प्रोसेस से कुछ अन्य चीजें बना सकते हैं प्लास्टिक से, या सीमेंट भट्टी में इसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। या सड़कें बनाते हैं तो सड़कें बनाने के लिए दोस्तों कुछ प्लास्ट होते हैं, प्लास्ट बिट प्लास्ट होते हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, देखिए प्लास्टिक कचरे को जलाए जाने पर प्रतिबंध है जी। प्लास्टिक कचरे को जलाना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिबंध लगाया गया है जलाने पे। पॉलीथीन आपको मिले ठंडी के समय में हम जला देते हैं, मस्त जाड़ तापते हैं ऐसे पॉलीथीन को जला के, समझ आ रहा है ना। तो जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। देखिए प्लास्टिक कचरे को जलाए जाने पर प्रतिबंध, जलाए जाने पर प्रतिबंध माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण इसकी स्थापना का हुआ था 2010 में। एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार प्लास्टिक कचरे को खुले में जलाया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। प्लास्टिक कचरे को दोस्तों खुले में जलाया जाना पूर्णतः क्या है जी? ये प्रतिबंधित है, याद रखना है। इन आशय का निर्देश प्रदेश के समस्त पंचायतों को दिया गया है। प्रदेश के समस्त पंचायतों को दिया गया है कि भाई खुले में कोई भी प्लास्टिक को नहीं जलाना है, लेकिन पंचायतों में ज्यादा जलाया जाता है। हालांकि निर्देश है, आप गांव से ताल्लुक रखते होंगे तो अपने गांव के सरपंच से इस संबंध में शिकायत करें। यदि आपके सरपंच ऐसा नहीं करता है, कार्यवाही नहीं करता है, तो आप दोस्तों विहित अधिकारी से, एसडीएम से जाकर उस सरपंच के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। ठीक है। वर्तमान में प्रदेश में 53 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित हो चुके हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में कितने पूछा जाएगा, हमारे छत्तीसगढ़ में कितने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट संचालित है? तो आंसर होगा 53। याद रखना है कितना? तो 53 आपको याद रखना है जी। ठीक। अब फीकल स्लज मैनेजमेंट। अब दोस्तों हमारे जो सेप्टिक टैंक होते हैं ना जी, सेप्टिक टैंक होते हैं बाथरूम के लिए, जहां मल मूत्र स्टोरेज होता है, सेप्टिक टैंक, उसका दोस्तों फीकल स्लज बोलते हैं इसी को। उसका निपटान कैसे किया जाएगा? तो उसके पाइप कनेक्शन के माध्यम से, रेट्रोफिटिंग के माध्यम से अन्य जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। उसे ट्रीटमेंट करके दोस्तों उसको सिंचाई के लिए, खाद के लिए प्रयोग किया जा सकता है खेतों में। तो फीकल स्लज का मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा? फीकल स्लज जो गाढ़ा पानी होता है जी, मल मूत्र का जो गाढ़ा पानी होता है सेप्टिक टैंक में, वही फीकल स्लज कहलाता है। ठीक ना। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की मार्गदर्शिका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सुरक्षित लीच पिट शौचालयों के निर्माण को, सुरक्षित लीच पिट शौचालयों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। तो कैसे शौचालय के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है? तो लीच पिट होना चाहिए, ठीक ना। तथापि विभिन्न घरों, विशेषकर शहरी क्षेत्रों से लगी पंचायतों में सेप्टिक टैंक शौचालयों का निर्माण हुआ है। इन सेप्टिक टैंक से निकलने वाले फीकल वेस्ट
जो गंदा पानी होता है, गाढ़ा पानी होता है, फीकल वेस्ट के सही निपटारे के लिए फीकल स्लज मैनेजमेंट स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 का एक महत्वपूर्ण घटक है जी। तो फेज 2 के तहत, स्वच्छ भारत मिशन के फेज 2 के तहत, चरण 2 के तहत फीकल स्लज का मैनेजमेंट किया जा रहा है। किसका? तो फीकल स्लज का मैनेजमेंट किया जा रहा है। प्रदेश में फीकल स्लज मैनेजमेंट हेतु जिलों की आवश्यकता के अनुरूप पंचायतों के संकुलों के स्तर पर कार्य किए जाने की योजना है। तो संकुल स्तर पर दोस्तों फीकल स्लज को मैनेजमेंट करने के लिए संकुल स्तर पर कार्य किया जा रहा है। ठीक, पंचायतों के छोटे संकुलों में जिसमें 5 से 6 ग्राम पंचायत होते हैं, तो छोटे संकुलों में फीकल स्लज के मैनेजमेंट हेतु ट्रिचिंग जैसी पद्धति, कौन सा? तो ट्रिचिंग। यूट्यूब में ट्रिचिंग पद्धति को दोस्तों देख सकते हैं, उसमें आपको पुराना मैनेजमेंट दिखा देगा। ठीक ना? तो ट्रिचिंग जैसी पद्धति एवं बड़े संकुलों के लिए फीकल स्लज, इसको ट्रीटमेंट प्लांट जैसे प्रावधानों पर कार्य किए जाने के लिए योजना है। वर्तमान में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 18 फीकल स्लज ट्रीटमेंट, कितना? तो 18 फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट क्रियाशील है जी। तो हमारे छत्तीसगढ़ में दोस्तों 18 फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट है। ये उन स्लज का, फीकल स्लज का ट्रीटमेंट करते हैं, उसे खाद में कन्वर्ट करते हैं, उसको सिंचाई के लिए पानी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक ना? ये फीकल स्लज के बारे में कैसे मैनेजमेंट किया जा रहा है इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं। रेट्रोफिटिंग, एक तरह से पाइप कनेक्शन के माध्यम से रेट्रोफिटिंग किया जाता है इन फीकल स्लज को मैनेजमेंट करने के लिए। तो रेट्रोफिटिंग को समझिए आप। खुले में शौच मुक्त समुदायों का स्थायित्व बनाए रखने एवं निर्मित शौचालयों से किसी भी प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से सेप्टिक टैंक शौचालयों को लीच पिट से जोड़े जाने एवं इसके साथ ही सेप्टिक टैंक शौचालय, लीच पिट तथा अन्य प्रकार के शौचालयों को तकनीकी तौर पर सही किए जाने का कार्य रेट्रोफिटिंग से के अंतर्गत किया जाता है। मतलब से देखिए रेट्रोफिटिंग है, इसे पाइप के माध्यम से जोड़ दिया जाता है शौचालय सेप्टिक टैंक को, पाइप के माध्यम से कनेक्शन जी, पाइप कनेक्शन एक टैंक से दूसरे टैंक जाके। ठीक ना? रेट्रोफिटिंग के अंतर्गत किया जाना है। इस कार्य हेतु पंचायत में उपलब्ध 15वें वित्त आयोग रेट्रोफिटिंग के लिए दोस्तों राशि कहां से आता है? तो 15वें वित्त आयोग की राशि पंचायत में उपलब्ध मनरेगा या अन्य मद जिलों में उपलब्ध CSR, DMF एवं अन्य मद अथवा हितग्राही को प्रोत्साहित कर उनके माध्यम से किया जाना है। तो इसके लिए पैसे 15वें वित्त आयोग के से आ रहा है। मनरेगा के तहत भी किया जा सकता है और अन्य जिलों के जो मद होते हैं उससे भी किया जा सकता है। ठीक है ना? गोवर्धन योजना क्या है? इसके तहत गोबर का कैसे, भाई हमारे ग्रामीण क्षेत्र में गाय है तो बहुत सारे गोबर देखने को मिलेंगे, ग्रामीण क्षेत्र है। तो आजकल तो समय ऐसा आएगा दोस्तों कि गाय को कोई अपने घर में रखना नहीं चाहता है, सब ढील देते हैं इसी। तो गाय दोस्तों अब ना बाहरी, अब पहले पालतू पशु हुआ करता था, अब दोस्तों धीरे धीरे बिहेवियर में, लोगों के बिहेवियर में चेंजेस दिखाई देने लग गया है। अब दोस्तों गाय बाहर में घूमते रहते हैं तो गोबर तो ज्यादातर दिखाई देंगे ना, तो उन गोबर का मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा? तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध जैविक अपशिष्ट, अब गोबर क्या एक प्रकार का बायोलॉजिकल अपशिष्ट है ना, जैविक अपशिष्ट को बायोगैस में परिवर्तित करते हुए ऊर्जा उत्पादन एवं अपशिष्टों के समुचित निपटान के उद्देश्य से गोवर्धन परियोजना का संचालन किया जा रहा है। गोवर्धन परियोजना का संचालन किया जा रहा है, इसके माध्यम से दोस्तों इसको बायोगैस में कन्वर्ट किया जाता है। गोवर्धन परियोजना बायोगैस के सफल मॉडल की पायलटिंग कर ग्रामीणों को स्वयं बायोगैस संयंत्रों की स्थापना एवं शासन की विभिन्न योजनाओं से लिंकेज के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बायोगैस संयंत्र के मॉडल की स्थापना हेतु प्रति जिला अधिकतम 50 लाख रुपए के बजट का प्रावधान है जी। मान लो बायोगैस संयंत्र बनाना है, प्लांट बनाना है, तो प्रति जिला 50 लाख बजट का प्रावधान है प्रति जिला। ठीक ना? गोवर्धन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 282, याद रखना 282 गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना हुई है। 282 बायोगैस संयंत्रों की स्थापना हुई है। हमारे छत्तीसगढ़ में कितने बायोगैस संयंत्र स्थापित है? तो 282। किस योजना के तहत? याद रखना है
गोवर्धन योजना के तहत, गोवर्धन योजना के तहत दोस्तों याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। ठीक है जी। अब क्या करना पड़ेगा, प्रचार प्रसार एवं क्षमता वर्धन में वृद्धि करना पड़ेगा। भाई हमको स्वच्छ भारत चाहिए तो प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। तो प्रचार प्रसार कैसे कैसे किया जा सकता है, इन मुद्दों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के विभिन्न घटकों की प्राप्ति, इसके विभिन्न कंपोनेंट की प्राप्ति एवं उनका स्थायित्व बनाए रखने में समुदाय की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है जी। भाई हमको ठोस अपशिष्ट का निपटान करना है, या हमको जो तरल अपशिष्ट होते हैं वो तरल अपशिष्ट का क्या करना है, निपटान करना है। तो दोस्तों इसमें समुदाय की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समुदाय के साथ मिलकर ही दोस्तों हम इन ठोस एवं तरल अपशिष्टों का निदान कर सकते हैं, उसका निपटान कर सकते हैं। ठीक है, कचड़ों के माध्यम से, गड्ढों के माध्यम से, वर्मी कंपोस्टिंग के माध्यम से, या उसका संग्रहण कर विक्रय करके दोस्तों हम निपटान कर सकते हैं। तो प्रचार प्रसार करना आवश्यक है इसके लिए, है ना। मिशन अंतर्गत कार्यों के संपादन के लिए समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में प्रचार प्रसार एवं क्षमता वर्धन गतिविधियों, प्रचार प्रसार एवं क्षमता वर्धन गतिविधियों हेतु परियोजना लागत की, जितना भी परियोजना लागत उसका 3% राशि, 3% राशि का प्रावधान किया गया। तो प्रचार प्रसार के लिए दोस्तों जितना प्रोजेक्ट लागत है, प्रोजेक्ट कॉस्ट है, परियोजना लागत है, उसका 3% हिस्सा प्रचार प्रसार में खर्च किया जाएगा। एक समय बहुत दोस्तों अमिताभ बच्चन का एड देखे होंगे टीवी में, आप मोबाइल में एड, स्वच्छ भारत मिशन के लिए दोस्तों अमिताभ बच्चन का एड आता है, अभी भी आता है, पहले भी आता था। ठीक ना, ठीक। तो प्रचार प्रसार किया जा रहा है एड के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से। ठीक, तो कितना, जितना परियोजना लागत है उसका 3% हिस्सा इसको दोस्तों मिशन को प्रमोट करने के लिए प्रचार प्रसार में खर्च किया जाता है। प्रचार प्रसार गतिविधियों में विशेषकर अंतर व्यक्तिक संवाद पर बल दिया जा रहा है। अंतर व्यक्तिक संवाद हेतु प्रदेश में अभिनव पहल के साथ स्व सहायता समूहों को स्वच्छाग्राही समूहों के तौर पर संलग्न किया गया है जी। स्व सहायता समूह के दोस्तों इस मिशन के तहत स्वच्छाग्राही समूहों के रूप में संलग्न किया गया है। समूह की दीदियां स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रचार प्रसार गतिविधियों में निरंतर सक्रिय रहती है। क्या रहती है, निरंतर सक्रिय रहती है। यह दोस्तों ठीक है, अब कुछ चीजों को यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, कुछ डेटा निकल कर आएंगे, इन डेटा पे दोस्तों हम खुलकर बात कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि दोस्तों समझ में आएगा ना डेटा, अच्छे से आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए समझते हैं कुछ चीजों को। इसके साथ ही इनडोर एवं आउटडोर प्रचार प्रसार गतिविधियों जैसे होर्डिंग लगाकर जी, होर्डिंग, बड़ा बड़ा पोस्टिंग, होर्डिंग, बैनर, कला जत्था मतलब रैली निकालकर, कला जत्था मतलब ग्रुप में रैली निकालकर, स्वच्छता रथ, फिल्म प्रदर्शन, फिल्म भी बनाया गया है, टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म है, ठीक ना, अक्षय कुमार का, आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार गतिविधियां निरंतर संचालित की जाती है, निरंतर संचालित की जाती है। ठीक ना, तो जैसे स्कूल में दोस्तों पहले आप पढ़े होंगे 2014 उस समय दोस्तों 11वीं 12वीं में मैं था, तो उस समय दोस्तों हम लोग को रैली निकाला गया था स्कूल में, तो रैली निकाले थे, वैसे तो हम लोग उस टाइप के आदमी के रैली में बीच से भाग जाते थे, समझ आ रहा है ना। ठीक, चलिए देखिए चौथा, प्रशासनिक मद। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के सुचारू संचालन हेतु प्रशासन संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक मद का प्रावधान है। ठीक ना, इसका सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए दोस्तों प्रशासनिक मद का प्रावधान है। प्रशासनिक मद परियोजना लागत 1% होता है। तो परियोजना लागत का दोस्तों प्रशासनिक मद की जो राशि है ये परियोजना लागत का 1% होता है। देखिए 3 परियोजना लागत का 3% हिस्सा प्रचार प्रसार में खर्च किया जाता है, प्रमोशन में, विज्ञापन में। 1% हिस्सा दोस्तों प्रशासनिक मद में खर्च किया जाता है।
मान लो प्रशासनिक कुछ खर्च हो गया तो रजिस्टर मेंटेन बनाने में, उसमें 1% हिस्सा खर्च किया जाता है। ठीक, स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन फेज 2 के घटकवार वित्तीय प्रावधान है। फेज 2 कब से कब तक चला, तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का चरण 2 संचालित हुआ है। ठीक ना, तो चलिए इसके तहत वित्तीय प्रावधान क्या क्या है जी, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। यदि आप व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय बनाना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से पारिवारिक शौचालय बनाना चाहते हैं, तो आपको कितना मिलेगा, 12,000 प्रति परिवार, 12,000 प्रति परिवार मिलेगा आपको भी। यदि आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हैं तो अपने मम्मी पापा को बोलिए कि दोस्तों इसका लाभ ले। ठीक ना, तो व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय को दोस्तों 12,000 प्रति परिवार मिलता है, 12,000 में शौचालय कंप्लीट। ये 100% जो 12,000 है ना, इसको SBMG के द्वारा दिया जाता है अंशदान। 15वां वित्त आयोग इसमें पैसा 1 रुपया भी खर्च नहीं करता है। SBMG मतलब क्या है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो 100% जो हिस्सा है, अंशदान है, यह स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वारा दिया जाता है। इसमें वित्त आयोग का कोई योगदान नहीं होता है शौचालय के निर्माण में। ठीक ना, यदि आपको सामुदायिक शौचालय बनाना है किसी बाजार में, किसी सामाजिक समूह में, या कहीं भी जगह सामुदायिक रूप से शौचालय बनाना चाहिए जो सबके उपयोग के लिए हो, ऐसे शौचालय के निर्माण में 3 लाख का प्रावधान है जी। 3 लाख प्रति एक शौचालय बनाना है सामुदायिक रूप से तो 3 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। अब ये 3 लाख में से 70% कौन देगा, तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण देगा। इस मिशन के अंतर्गत 70% पैसा दिया जाएगा। 30% हिस्सा दोस्तों 15वां वित्त आयोग देगा। 30% हिस्सा 15वां वित्त आयोग जारी करता है। ठीक ना, अब ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करना है, ठोस एवं तरल अपशिष्ट का प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करना है तो इसको आबादी के अनुसार बांटा गया है। 5,000 तक आबादी वाले ग्रामों हेतु 60 रुपए प्रति व्यक्ति, 60 रुपए प्रति व्यक्ति। इसका प्रबंधन 70% कौन देगा, SBM, और 30% आपका 15वां वित्त। 5,000 से अधिक आबादी वाले में 45 रुपए प्रति व्यक्ति का प्रबंधन करेंगे तो 45 रुपए दिया जाएगा उस व्यक्ति को। 5,000 तक की आबादी वाले ग्रामों हेतु 280 रुपए प्रति व्यक्ति को दिया जाएगा प्रबंधन करने के लिए। 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों हेतु 660 रुपए प्रति व्यक्ति दिया जाएगा प्रबंधन करने के लिए। अब यह राशि जो होता है दोस्तों 70% इस योजना के तहत मिलता है, 30% 15वां वित्त आयोग के सिफारिश से मिलता है। ठीक, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट के लिए प्रति ब्लॉक दोस्तों ब्लॉक 16 लाख प्रति यूनिट है। 16 लाख प्रति यूनिट मतलब एक ब्लॉक में प्लास्टिक वेस्ट के लिए दोस्तों मैनेजमेंट करना तो एक ब्लॉक में मतलब खंड में प्लांट बनाना पड़ेगा तो इसके लिए 16 लाख की राशि प्रावधान है। 100% हिस्सा ये योजना देगा, वित्त आयोग नहीं देगा। फीकल स्लज का मैनेजमेंट करना है दोस्तों, फीकल स्लज का मैनेजमेंट करना है तो 230 रुपए प्रति व्यक्ति दिया जाता है। यदि आप भी फीकल स्लज का मैनेजमेंट करना चाहते हैं अपने गाँव में तो आपको 230 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब आपको मिलेगा। ये पैसा 100% कौन देता है, आपका SBM देता है, SBMG। गोवर्धन प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों 50 लाख प्रति जिला का प्रावधान है, 50 लाख प्रति जिला का प्रावधान है। 100% राशि SBMG देता है। प्रचार प्रसार दोस्तों, प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो परियोजना लागत का 3% दिया जाएगा आपको और 100% इसका खर्च SBMG करता है। प्रशासनिक मन परियोजना लागत का 1% है, 100% कौन करता है तो SBMG करता है। यहां तक समझ में आ गया होगा। यह है दोस्तों वित्तीय प्रावधान। अब इस मिशन को दोस्तों स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन को क्रियान्वित करने के लिए कुछ ना संस्थागत ढांचा है जी, कुछ स्ट्रक्चर है जो इस योजना को क्रियान्वित करता है। उन स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के सफल क्रियान्वयन के उद्देश्य से नियमानुसार संस्थागत ढांचा स्थापित किया गया है। इसका सही से इंप्लीमेंट करने के लिए दोस्तों नियमानुसार राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, खंड स्तर पे संस्थागत ढांचा का निर्माण किया गया है जो इसके लिए दोस्तों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए। ठीक ना, तो पहला है आपका राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण।
राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ग्रामीण सोसाइटी है ये ना, एक प्रकार का सोसाइटी है। देखिए इसके बारे में, राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण छत्तीसगढ़ सोसाइटी, इसका पूरा नाम है छत्तीसगढ़ सोसाइटी। एक्ट के तहत, एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी है। तो एक प्रकार का दोस्तों राज्य स्तर पर एक सोसाइटी है जिसका नाम क्या है, तो स्वच्छ राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सोसाइटी, यह पंजीकृत संस्था है जिसका पंजीयन क्रमांक क्या है, तो 5534 है। 5534 इसकी क्या है दोस्तों, रजिस्टर्ड नंबर है। कभी कभी आपको इसका रजिस्टर्ड नंबर भी पूछ सकता है, तो रजिस्टर्ड नंबर को भी आपको याद रखना होगा, ठीक ना। सोसाइटी के प्रमुख कार्य नियमानुसार है जी। तो इस सोसाइटी के प्रमुख कार्य क्या क्या है, तो पहला, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के संदर्भ में भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों का समस्त जिलों में अनुपालन एवं सुनिश्चित करना। तो भाई जो भी भारत सरकार का दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है, उसे समस्त जिला में प्रचार प्रसार करना, सुनिश्चित करना, सभी को बताना। दूसरा, जिलों में मिशन के अंतर्गत प्रगति के क्रम में जिला विशेष समस्याओं के अनुरूप जिलों को नीतिगत निर्देश जारी करना एवं मार्गदर्शन देना, इसका कार्य है प्रमुख। योजना के लिए भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य शासन द्वारा MOU संपादित होने की स्थिति में उसके क्रियान्वयन की समीक्षा करना है। अगला, पूर्ण आंशिक रूप से भारत सरकार अथवा बाह्य वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त स्वच्छता कार्यक्रमों का अनुमोदन एवं उनके भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की समीक्षा करना। थ्योरी सेक्शन है, सब आपको याद हो जाएगा ये, ठीक है। स्वच्छता गतिविधियों पर विशेष परियोजनाओं का अभिसरण यदि कोई हो तो करना। विभिन्न विभागों का भागीदारी, व्यक्तियों संस्थाओं के बीच मिशन से संबंधित योजनाओं के संचालन हेतु समन्वय स्थापित करना है। राज्य में स्वच्छता योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, स्वतंत्र मूल्यांकन पत्र के माध्यम से मिशन की योजनाओं के कार्यों की गुणवत्ता मूल्यांकन करना है। प्रचार प्रसार एवं क्षमतावर्धन गतिविधियों के लिए ख्याति प्राप्त संस्थाओं एवं व्यक्तियों का सहयोग, जिलों के माध्यम से प्रचार प्रसार एवं क्षमतावर्धन गतिविधियों की समायोजित व्यवस्था करना है। ये यहाँ से पूछा नहीं जाएगा प्रश्न, लेकिन एक कार्य मोटे तौर पर याद होना चाहिए। एक कीवर्ड याद रखना, स्वच्छता। स्वच्छता के लिए जो भी आपको दे वो स्टेटमेंट सही होगा, ठीक। प्राप्त राशि के तहत जिलेवार लक्ष्यों का निर्धारण करना, मिशन की योजनाओं हेतु प्रचार प्रसार कार्यक्रम तैयार करने के लिए प्रचार प्रसार, ये सब प्रचार प्रसार, सैनिटरी, ये सब दुनियादारी बताया गया है, इसको पढ़ लेना है, ठीक ना। किसी भी तरह से हमको मैनेजमेंट करना है प्रचार प्रसार के माध्यम से, ये संस्था का ढांचा है एक प्रकार का दोस्तों, इसको याद रखना है। दूसरा देखिए आप, स्वच्छ राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की ना कुछ समितियां भी होती है। इसकी कुछ ना दोस्तों समितियां हैं जी। यह जो मिशन है समितियों के माध्यम से मैनेजमेंट किया जाता है, संचालित किया जाता है। तो पहला समिति क्या है, शासी निकाय। पढ़ लेते हैं शासी निकाय के बारे में। क्या है शासी निकाय, देखिए इसके बारे में क्या कहता है। राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत गठित शासी निकाय में, अब शासी निकाय में ना माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास अध्यक्ष है। अभी शासी निकाय का अध्यक्ष कौन होता है, विजय शर्मा होगा, क्योंकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री कौन है, विजय शर्मा। तो शासी निकाय का अध्यक्ष कौन होगा, तो विजय शर्मा होगा, ठीक है। एवं अपर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के जो अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का उपाध्यक्ष है। मतलब छत्तीसगढ़ शासन ना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का जो अपर सचिव हो गया दोस्तों, ये इनके उपाध्यक्ष होते हैं। ये शासी निकाय के अध्यक्ष माननीय मंत्री होते हैं इस विभाग के, और इसके उपाध्यक्ष इस विभाग के कौन होते हैं जी, तो अपर सचिव, उप सचिव हो सकते हैं, ठीक। शासन के विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव इस समितियों में सदस्य होते हैं। तो सचिव भी सदस्य होते हैं, ठीक ना। चलिए शीर्ष समिति, इसके बाद शीर्ष समिति को पढ़ते हैं हम। राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को सहायता तथा परामर्श देने के लिए, तो क्या सहायता और परामर्श सलाह देने के लिए शीर्ष समिति का गठन किया गया है, ठीक ना। शीर्ष समिति का मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में गठित है। इसकी अध्यक्ष, शीर्ष समिति का अध्यक्ष कौन होता है,
जो छत्तीसगढ़ शासन का जो मुख्य सचिव होता है वो शीर्ष समिति का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। छत्तीसगढ़ शासन का जो मुख्य सचिव है वही शीर्ष समिति का क्या है जी, अध्यक्ष है। इसको आपको याद रखना महत्वपूर्ण है, ठीक ना। अब विभिन्न विभागों के अलग अलग विभाग के जो अपर मुख्य सचिव होते हैं, प्रमुख सचिव होते हैं या सचिव, इस समिति में क्या होते हैं जी, सदस्य होते हैं। क्या होते हैं, सदस्य। मिशन संचालक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण समिति के सदस्य सचिव हैं, ठीक। अब कार्यकारिणी समिति होते हैं, इसको संचालित करने के लिए क्या होते हैं, तो कार्यकारिणी समिति होते हैं। देखिए, राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शीर्ष समिति को सहायता, जो ऊपर हम शीर्ष समिति पढ़े थे, शीर्ष समिति को सहायता एवं सलाह प्रदान करने के लिए कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है। तो कार्यकारिणी समिति का गठन का प्रावधान क्यों है, ताकि दोस्तों शीर्ष समिति को कुछ एडवाइस दे सके, सलाह दे सके, ठीक ना। अपर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग समिति के अध्यक्ष हैं। तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग समिति के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, इसके अध्यक्ष होते हैं, जो सचिव होते हैं वो अपर मुख्य सचिव होते हैं, जो इस कार्यकारिणी समिति के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। मिशन संचालक राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण समिति के सदस्य सचिव हैं। विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव इस समिति में सदस्य हैं। योजना, राज्य योजना स्वीकृति समिति, देखिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन प्लान, वार्षिक कार्य योजना एवं अन्य योजनाओं के परीक्षण एवं अनुमोदन के लिए राज्य योजना स्वीकृति समिति का गठन किया गया है। अपर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग समिति के अध्यक्ष हैं। विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी तकनीकी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सदस्य सचिव होते हैं, ठीक ना। जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण यह संस्था का ढांचा है, स्ट्रक्चर। यहाँ से प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, अध्यक्ष बस याद रखना है इसके कार्य क्या है। तो जिले में स्वच्छ भारत मिशन, देखिए जिला राज्य स्तर पे, जिला स्तर, उसके बाद खंड स्तर पर कुछ संस्थागत इकाई होते हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। जिले में स्वच्छ भारत मिशन की गतिविधियों की क्रियान्वयन हेतु जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का गठन किया गया है। जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 2 समितियां गठित होती हैं। तो इसके अंतर्गत दोस्तों 2 समिति गठित है। एक समिति का नाम क्या है, तो जिला स्वच्छ भारत मिशन शासी निकाय, और दूसरा जिला स्वच्छ भारत मिशन प्रबंधन समिति। एक होता है शासी निकाय, दूसरा प्रबंधन समिति। इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए, जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शासी निकाय, जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शासी निकाय जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित की जाती है। तो जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शासन निकाय के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जिला पंचायत की अध्यक्ष इसी क्या होते हैं, अध्यक्षता करते हैं। जिला कलेक्टर इस समिति के उपाध्यक्ष होते हैं। तो इस समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो जिला कलेक्टर होते हैं, याद रखना है, ठीक। एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इस समिति के सदस्य सचिव होते हैं। तो इसके अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कलेक्टर और सचिव मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत का, ठीक। जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण प्रबंधन समिति, जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की प्रबंधन समिति जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित की जाती है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो जिला कलेक्टर करते हैं, याद रखना है कौन करते हैं, तो जिला कलेक्टर करते हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इस समिति के सदस्य सचिव हैं तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी समिति के सदस्य होते हैं। अगला खंड कार्यक्रम प्रबंधन इकाई। देखिए, पहला हम राज्य प्रबंधन इकाई के बारे में पढ़े, उसके बाद हम जिला प्रबंधन इकाई के बारे में पढ़े, अब हम दोस्तों खंड प्रबंधन इकाई के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, विकास खंड स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में, मतलब एसडीएम की अध्यक्षता में खंड कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का गठन किया गया है। खंड कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का गठन किया गया है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत इसके सदस्य सचिव हैं तथा विभिन्न विभागों के विकासखंड स्तरीय अधिकारी इस समिति के क्या है दोस्तों, सदस्य हैं। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के बारे में पढ़ते हैं हम। देखिए, ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के सफल क्रियान्वयन हेतु ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया है। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया है। यह समिति क्रियान्वयन के स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। तो क्रियान्वयन के स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इस समिति के अध्यक्ष ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सदस्य सचिव ग्राम पंचायत के सचिव हैं। समिति के अन्य सदस्यों के तौर पर शासकीय विभागों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, शिक्षक, एएनएम आदि। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन की पद संरचना। स्वच्छ भारत मिशन की दोस्तों पद संरचना को हम कल डिस्कस करेंगे विस्तार से। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो आशा करता हूं ये पद मतलब जो शासी निकाय होते हैं इसको क्रियान्वित करने के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट या जागरूकता कार्यक्रम या दोस्तों जो अभियान है ये समझ में आया होगा, आशा करता हूं। ठीक है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं एक्सप्लेन पहले ही कर चुका था। उसका जो थ्योरी सेक्शन उसको मैं पढ़ के बताया। बाकी ये कंसेप्ट मोटे तौर पे आपको याद होना चाहिए। यहाँ से आपको आंकड़ा याद करना है, आंकड़े याद होंगे तो क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। ठीक है जी, फिर मिलते हैं दोस्तों नए क्लास में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।